हो गया, स्टार्ट करते, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसको सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था प्रीएम्बल को, ठीक है। ठीक, फिर उसके बाद जो अगला नेक्स्ट एक्ट आया था उसमें क्या किया था हमने, था क्या कि नहीं थी प्रीएम्बल? नहीं थी, ठीक है। फिर अभी अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में सबसे पहली बार प्रीएम्बल को कब इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका पहले नाम क्या था? पहले हम प्रीएम्बल को क्या बोलते थे? तो हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था ना, यही आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बना, है ना। किसने मूव किया था? डेट क्या थी? हाँ 20 सबसे पहले तो इसको देखो, हमने देखा था 13, है ना। क्यों नहीं रहा, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 सबसे पहले ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। इसको एडॉप्ट कब कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, है ना। तो एडॉप्ट कब किया गया था? 22 जैन को 1947 में, ठीक। इतना तो अपने को पता था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पर, ये है ना, जैसे आपने नोट कर ही लिया है प्रीएम्बल, ठीक। देखो तो प्रीएम्बल क्या है, सबसे पहले जब अपन देखते हैं कि प्रीएम्बल इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स फिलॉसफी एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डॉक्यूमेंट है जो क्या अपना क्या दिखाता है, एक्सप्लेन करता है कि उसकी फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। हम देखेंगे प्रीएम्बल में कि कहां पर ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट्स द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर्स, बिल्कुल हमने डिस्कस किया कि यार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर है उनका इंटेंशन क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उनका इंटेंशन को दिखाता है। साथ में, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने जो एक्ट्स देखे दोनों उसको दिखा दिया, ठीक है। साथ में एंड कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशंस, हमारे नेशन के क्या कोर वैल्यूज होंगे, क्या प्रिंसिपल्स होंगे, वो सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा? तो इसमें हमारे प्रीएम्बल में डिफाइन होगी, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां से देखना आप, ठीक है, प्रीएम्बल में, और उसके सामने आप लोग नोट करते चलना, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा उन्होंने मेंस में कि प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स लिखिए, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसके कंपोनेंट्स या इसके कहां गया, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स लिखने थे, तो 4 चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी। जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो जिन्होंने ये फ्रेम किया ना प्रीएम्बल, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया और फ्रेम किया। देखना कैसे, सबसे पहले तो ये जो लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या डिफाइन करती है? सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, इतना पता है। चलो अब यहां पर एक चीज बताओ कि सोर्स ऑफ पावर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है ना, ये है ना, तो ये दिखाता है सोर्स ऑफ पावर कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है इसके पीछे सोर्स क्या है पावर का, तो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हमने तो मतलब हमने इन द सेंस हम तो जाके बैठे नहीं थे वहां पे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने बनाया। और उन्होंने यहां पर ये नहीं लिख दिया कि वी द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया, नहीं लिखा उन्होंने क्या लिखा यहां पर क्लियरली कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, क्योंकि इसको सबसे पहले प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये जो पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसके पीछे जो सोर्स है पावर का, वो कौन है? तो वो हम लोग हैं। ये क्वेश्चन पीटी ने, एमपीपीएससी ने आई थिंक 2017 में पूछा था कि जो सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पावर का सोर्स, वो कौन है? तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग थे, ठीक है। मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन, इनफैक्ट जब कल आप लोग क्लास आओगे ना, तो इससे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। और अभी कल या परसों सिविल जज का भी पेपर हुआ ना, उनका पेपर हुआ, उनके पेपर से क्वेश्चन कितने बेसिक क्वेश्चंस आए थे प्रीएम्बल से रिलेटेड। सिविल जज का पेपर था और अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस प्रीएम्बल से थे डायरेक्टली, और बहुत इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसलिए इसको याद से पढ़ना, और मैंने बताया ना कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये प्रीएम्बल याद रहेगी ना, तो आप बहुत कुछ इसके बेसिस पर आप आंसर अपना लिख सकते हो और ऑथेंटिक माना जाएगा। किसी भी आंसर को ऑथेंटिक बनाने के लिए हमें चाहिए कि कोई एक सोर्स हम बताए, कोई प्रूफ बताए, है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि यार न्यूटन का 3rd लॉ ये बोलता है, तो हमें कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। जब उन्होंने दिया तब तो ये यूनिवर्सल हुआ। सिमिलरली यहां पर भी चलता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो 2 चीजें हमें याद रखनी है। एक, या तो आप प्रीएम्बल से दिखा दो, अगर कुछ नहीं याद आ रहा प्रीएम्बल आप याद रखना, राइट। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पार्ट्स अभी हम देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स 22 पार्ट्स हैं, ठीक है।
उनका याद रखना, और अगर और अच्छे से याद कर सको तो वो तो अपन कर ही लेंगे आर्टिकल्स भी। आर्टिकल अगर आपने आर्टिकल में बता दिया ना, उन्हें क्लियर कर लिया कि इस आर्टिकल में ये चीज डिफाइन करी गई है, तो वो सबसे अच्छी तरीके से ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है कि हाँ उनको भी पता चलता है कि आपको पता है। ठीक, तो अगर कुछ भी नहीं पता तो एटलीस्ट प्रीएम्बल तो आपको पता रहनी चाहिए। ठीक, तो इसलिए इसको याद कर लेना। अभी बैठ के सब लोग आप लोग एक एक बारी करके बोलना, अपन इसको कैसे याद करेंगे बता दो। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन समझ में आई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या मीनिंग है इसका, है ना, कि इसका मीनिंग है कि जो सोर्स ऑफ पावर है वो कौन होगा। तो आपको सीधे लिखना था कि इसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे प्रीएम्बल के। सबसे पहले तो ये दिखाता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग होंगे। वी द कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर ऑफ, मतलब इंडिया नहीं था, है ना, इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक, तो ये तो हो गई पावर वाली बात। अब अगर हम बात करें कि यार ये तो हम बना रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे की पावर। अब आप लोग से क्वेश्चन है कि आप ये बताओ कि हमें ये अथॉरिटी, हमें राइट किसने दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। सेम लाइन आएगी क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आएगी नहीं आएगी? ठीक है, हाँ, जो बिल्कुल। अब मैं तो ये सोच के बताऊं कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जो मन में आए, जो लग रहा हो। मैं ये पूछूं, मेरा क्वेश्चन समझ गए कि ये तो हम देख रहे हैं कि ये सोर्स ऑफ पावर की बात कर रहा है, ये कौन है, सोर्स ऑफ पावर कौन है, तो क्लियर हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्लियर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये राइट दिया है ये बनाने का, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, प्रीएम्बल बनाओ और जो लगे लिखो, ये किसने दिया? क्या वी द पीपल ऑफ इंडिया इन्होंने ही दिया कि कोई और ने दिया? हाँ, ब्रिटेन ने दिया था ना। क्यों दिया था? क्योंकि जब ये हमने देख रहा था कि अब भी हमने देखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब मूव किया था, 1946 में। हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटेन की कॉलोनी थे। और आपको याद हो अपन ने डिस्कस किया था, कैबिनेट मिशन आया था जिसने फिर इलेक्शन कराए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करी और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली ये बनाया। तो इसलिए मतलब हमें सैंक्शन या हमें परमिशन किसने दी? तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। अगर वो पूछे कि परमिशन किसने दी, देखो पीटी में अगर पूछ लेता तो बहुत अच्छी बात है, यूपीएससी पूछ सकता है, पीएससी का तो बस की बात नहीं है। यूपीएससी पूछे अगर परमिशन की बात, तो फिर कैबिनेट मिशन ब्रिटिशर्स ने दी थी। ठीक है, क्यों दी थी? क्योंकि हम कॉलोनी थे। और अगर पूछे पावर, वो जो ऑलरेडी पूछ चुका है, तो फिर आंसर क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। दोनों चीजें क्लियर हुई, है ना। अथॉरिटी या सैंक्शन या परमिशन की बात करें तो कौन था? ब्रिटिशर्स थे, है ना। किससे दी? तो कैबिनेट मिशन आया, उस मिशन ने हमें अलाउ किया कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, और फिर हमने बनाया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन कर रहा है, कौन दे रहा है, किससे मिल रही है? तो हमसे मिल रही है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या डिफाइन कर रही है? ये वाली, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, ये चीज बताती है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन। ठीक, अब ये देखो, ये जो दो लाइन्स दिख रही है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू, ठीक है, इतना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इतना तक ठीक है। ठीक है, कि मतलब ये क्या बता रहा है, ये जो लाइन्स बता रही ना कि द सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो बताता है, ये बताया नेचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, कि हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा। आया समझ में? नहीं आया? आपका नेचर कैसा होगा? तो जैसे हम पूछें, ठीक है, सबसे पहले तो हम बता दें आपकी पावर क्या है। भाई आप अगर वर्क कर रहे हो तो उसके पीछे की पावर क्या है? तो आप बोलोगे सर जो भी मैं मील लेता हूं, जो भी खाना वाना खाता हूं, वो मेरी पावर है, उससे मेरे को पावर मिलती है। अब मैं बोलूं आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, तो आप बताओगे मैं शाय हूं सर, मैं ऑनेस्ट हूं। तो ये जो चीज ना, ये तो हमारे बारे में बता रहा है, लेकिन हम कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। प्रीएम्बल हमने कंट्री के लिए बनाया, तो उस कंट्री का नेचर क्या बता रहा है, तो वो कंट्री कैसी होगी? तो वो बताता है कि भैया कंट्री सोवरेन होगी, सोशलिस्टिक होगी, सेक्युलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी और रिपब्लिक होगी। अभी इनके मीनिंग क्या है अपन सब देख लेंगे, लेकिन अभी इतना क्लियर है ना कि कैसा होगा नेचर। ये जो लाइन्स दिखा रही हैं ये क्या बता रही हैं कि कंट्री का नेचर कैसा होगा। ठीक, अब ये जो जस्टिस से लेकर के, मतलब ये वाला मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक, ये जो जस्टिस से लेकर के यहां तक की लाइन्स है ना, पूरा अपना फ्रेटर्निटी तक का ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे कि भैया इनने तो इतना बोल दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये पावर की बात कर रहे हैं। हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक,
ये हमारी कंट्री का नेचर है, ठीक है। और एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स मतलब सिटीजन्स, हम अपने इन सारे जो भी, ये तो कंट्री के बारे में हो गई, अब हम बात कर रहे हैं सिटीजन्स के बारे में। सिटीजन्स भी होंगे, है ना, देश ऐसा तो होगा नहीं कि भूत रहते होंगे, ऑब्वियसली हम सब रहते हैं, है ना। तो हम अपने जो मतलब जो सिटीजन्स है उनको क्या देना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब बेसिक। तो अगर बोले तो भैया सबसे पहले तो हम जस्टिस देंगे उनको, ठीक है, लिबर्टी देंगे, इक्वालिटी देंगे और फ्रेटर्निटी देंगे, ठीक, इतना क्लियर है। तो ये जो लाइन दिखा रही है ये क्या बता रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये प्रोवाइड करना इनका ऑब्जेक्टिव है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये है। अभी उन्होंने सीधे पूछा था इसके कंपोनेंट्स लिखना था, तो ये चारों चीजें, मतलब अभी ये 3 हो गई, एक और लास्ट जो बची उसको पहले मैं क्लियर कर लूं, है ना, फिर अपन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये चीज क्लियर होगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे इसके, ठीक। फिर यहां पर एक डेट लिख रहे हुए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution, ठीक है। ये जो चीज लिखी है ना, ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि डेट ऑफ एडॉप्टेशन, कि हमने इसको कब किस डेट पे एडॉप्ट किया। 4 चीजें क्लियर है ना। ये क्या डिफाइन कर रही है, डेट ऑफ एडॉप्टेशन, डेट ऑफ एडॉप्शन, ठीक है, इसको हमने कब एडॉप्ट किया, ये 4 चीजें पहले क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक। तो उन्होंने पूछा था हमसे 3 मार्क्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन के कंपोनेंट्स क्या है, वो लिखो, कोई भी 3 आप इनमें से लिख देते कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले तो सोर्स ऑफ पावर बताया गया है कि पीपल होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने उसके बाद कंट्री का नेचर बताया, 2-3 लिख देते आपकी, सोवरेन होगा, सोशलिस्टिक होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, जितना याद रहे, मतलब ऑब्वियसली, लेकिन इसको पूरा याद करना। मैंने बताया ना कि ये अभी तक नहीं पूछा, लेकिन जिस भी टाइम जिस भी मतलब एग्जाम में इसको पूछ ले, 5 मार्क्स में पूछेगा या यूपीएससी में 10 मार्क्स में पूछेगा, आपको एज इट इज ये लिखनी पड़ेगी वहां पर। और अगर इतनी बेसिक सी चीज आपको याद नहीं रही तो आपके मार्क्स क्या है, ठीक है। इतना एटलीस्ट बेसिक आप लिख देना, और फिर ये सब भी लिख देना कि क्या मीनिंग है, प्रियम्बल क्या होता है, ये है इसका सोर्स ऑफ पावर, ये सब बताती है। और अभी हम जो कुछ भी प्रियम्बल के बारे में देखेंगे, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था कि कंपोनेंट्स क्या है, तो हमने बताया सबसे पहला कंपोनेंट क्या था कि सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। सेकंड, नेचर ऑफ कंट्री कैसा होगा, सोवरेन होगा, सोशलिस्टिक होगा, रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, ये होगा। थर्ड नंबर पर क्या बता रहे थे वो, ऑब्जेक्टिव्स कैसे होंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव मींस एम, तो ये चीजें देना, प्रोवाइड कराना सिटीजन्स को, ठीक है। फिर 4th नंबर पर क्या है, एडॉप्शन, कि किस डेट को हमने इसको एडॉप्ट करा, ये 4 चीजें क्लियर है। अब चलो, इतना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया कि अपन ने क्लियर कर लिया, ठीक। अब यहां पर ही आप जस्ट याद करने के लिए कि आप याद कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक। और इसमें थोड़ा सा आपको अगर बेसिक आपको थोड़ा सा पता होगा कि जो हमने प्रियम्बल ली है, हमारी प्रियम्बल ऐसा नहीं है कि यार हम फर्स्ट कंट्री थे जिन्होंने अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करा। सबसे पहली बार प्रियम्बल किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करी गई थी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। और देखो ऐसा होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहां पर प्रियम्बल होती है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जहां प्रियम्बल नहीं होती। गौर से सुनना, ठीक है। ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन होंगे जहां पर प्रियम्बल नहीं होगी, प्रियम्बल नहीं होगी, अनरिटन है, एग्जैक्टली, जहां पर भी रिटन ही नहीं है वहां का प्रियम्बल है ना। मतलब ब्रिटेन में कोई प्रियम्बल जैसी चीज नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पर प्रियम्बल नहीं है, बहुत कम। अगर सपोज अगर यूएन में 194 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनमें से 5-10 कंट्रीज ऐसे होंगे जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लाइक ब्रिटेन, ठीक है, तो वहां तो प्रियम्बल होगी नहीं। बचे 185 सपोज अगर कंट्रीज बच रही हैं, तो उन 185 में से भी 5-10 कंट्रीज ऐसी होंगी जहां रिटन होने के बाद भी प्रियम्बल वहां पर नहीं होगी, लेकिन हमारे यहां पर है। तो ये दोनों चीजें क्लियर है, कहां पर होगी कहां नहीं होगी। रिटन में भी होगी तो हो सकता है कहीं रिटन में कई जगह पर ना हो, उनकी मर्जी, उन्हें नहीं करनी ऐड नहीं करी, हम तो बता रहे हैं, है ना। तो हमारे यहां पर ये चीज है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये यूएस में की गई थी सबसे पहले प्रियम्बल, और वहां से ही हमने प्रियम्बल लिए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वो बेसिक क्वेश्चंस पूछता है कि हमने अपना प्रियम्बल कहां से, किस कंट्री से बोरो करी है, तो यूएस से करी है। और ये जो वर्ड देखे ना अपन ने, सबसे पहली लाइन देखी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां की जगह लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो बस अमेरिका को हटा के हमने इंडिया डाल दिया। ऑब्वियसली अभी हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी अदर इतनी सारी कंट्रीज है, वहां से हमने बोरो किया है ना। 60 कंट्रीज से हमने कुछ ना कुछ लिया है। उस दिन भी हमने देखा था, आशीष याद है, आप थे ना क्लास में, बहुत सारी जगह से। जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा ट्रिक से ही बताया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमने किस कंट्री से बोरो करा, एक मैंने ट्रिक बताया था। अपन तो क्रिकेट खेलते हैं या नहीं खेलते, तो कोई भी एक ऐसा गेम इमेजिन कर लेना, मतलब मैंने तो उसको इसलिए बताया था क्योंकि साउथ अफ्रीका क्रिकेट की एक टीम
है ना, वो टीम को मैंने बताया था चोकर्स की कहानी सुनाई थी, उनको चोकर्स बोलते हैं। चोकर्स मतलब कि यार एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत अच्छा खेलती है। अगर आप उससे इंडिविजुअल अगर इंडिया टूर पे जाएगी साउथ अफ्रीका के, या साउथ अफ्रीका टूर पर आती है इंडिया के, और अगर 5 वनडेज या 3 टेस्ट या जो भी 2020 की कोई भी सीरीज है, तो 90% चांसेस होते हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, और वो जीतती भी है। ठीक है, हो सकता है कई बार क्लीन स्वीप भी कर दे इंडिया का। तो ये होती है ऐसे जब इंडिविजुअल ऐसे मैच होते हैं। लेकिन जब कभी भी आईसीसी कोई टूर्नामेंट कराती है, जैसे वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप हुई अभी पहली बार, वो 2020 वर्ल्ड कप इस टाइप का, या चैंपियंस ट्रॉफी, ऐसे जब आईसीसी कोई टूर्नामेंट कराती है ना ऐसे बड़े लेवल पर, तो सबसे पहले बाहर होने वाली टीम होती है साउथ अफ्रीका। तो ऐसे अब मैंने आपको याद कराया था कि यार इनको जरूरत है कि यार ये जो अपना गेम खेलते हैं, इस गेम को थोड़ी सी उनकी जो प्रोसीजर है गेम खेलने की, उसको अमेंड करें। अमेंड करें मतलब सुधार लेकर आए कि भाई यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं बाकी जगह पे तो अच्छा परफॉर्म करता हूं, लेकिन जब बड़ी जगह पर आती है जहां मैं परफॉर्म करना चाहिए वहां पे हम सबसे पहले बाहर होते हैं। तो इसलिए अमेंडमेंट से याद रखना कि यार साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है, हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वो हमने इनसे लिए। जितने सारे नहीं 105 अमेंडमेंट्स हो गए, वो हम जो कर रहे हैं वो हमने कहां से लिए, इनसे ली वो प्रोसीजर, साउथ अफ्रीकन से। ठीक, कैसे ली, क्योंकि खराब क्रिकेट खेलते तो उनको जरूरत है कि आप अपने क्रिकेट को अमेंड करके सुधार करने की। ठीक है, तो ये चीज है, क्लियर है, इतना तो बेसिक था। ठीक, अब देखो जब अपन बात कर रहे हैं कि कंट्री का नेचर कैसा है, तो सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन का क्या मीनिंग है? सोवरेन का क्या मीनिंग है? सोवरेन का मीनिंग होता है, हाँ सुप्रीम भी कह सकते हैं अपन, बट अगर अपन यहां पर देखें तो सोवरेन का मीनिंग ये है कि भैया इंडिया बीइंग अ इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम ब्रिटेन की अभी भी कॉलोनी है। कब हम कॉलोनी ब्रिटेन की होना खत्म हो गया? ऐसा कब हुआ कि जब हम इंडिया की ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं रहा? डेट क्या थी वो? 26 जनवरी, जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया डोमिनियन या उसकी कॉलोनी नहीं रह गया, क्योंकि मतलब वैसे तो उन्होंने हमें क्या इंडिपेंडेंट कर दिया था, कब फ्रीडम दे दी थी, हाँ 15 अगस्त को दे दी थी। लेकिन उसके बाद भी हम डोमिनियन बने रहे, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया। हम तो 1950 में ही डोमिनियन से हट गए, इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री बन गए। जो सर बार बार नहीं सोवरेन सोवरेन चिल्लाते रहते हैं, उसका मीनिंग देखते हैं अभी अपन क्या होता है। ठीक, तो हम तो 1950 में सोवरेन बन गए, लेकिन पाकिस्तान था, वो उनकी आदत है लेट चलने की, तो 56 तक वो मतलब उनका डोमिनियन बना रहेगा। डोमिनियन का मीनिंग पता था? डोमिनियन का मीनिंग है ना कि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अपन ने देखे थे कि यार सेंट्रल स्टेट सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल लिस्ट के, फिर प्रोविंशियल लिस्ट के होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के होते हैं, और रेसिडुअल सब्जेक्ट्स भी देखे थे ना। तो अपन ने देखा था कि यार जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली कौन रखेगा? सेंटर। आज की डेट में भी जो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सेंटर ही रखता है। ठीक, उसके बाद जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं वो स्टेट्स को दे दिए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जहां हम पे लगता है कि यार हम दोनों को मिलकर बना लेना चाहिए, वो कॉन्करेंट में डाल देते हैं। और कुछ और ऐसे जिनके बारे में इन तीनों लिस्ट में डिफाइन नहीं रहता, उसको वो रेसिडुअल लिस्ट में डालते हैं। ये चीजें होती हैं। तो सेंटर अपने पास पावर रख रहा था सारी चीजों की। तो यहां पर ये जो सोवरेनिटी का मतलब था कि भैया ब्रिटेन डोमिनियन का मीनिंग ये था कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, लाइक जैसे कि हमारे फॉरेन अफेयर्स हो गए, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स मतलब किसी कंट्री के साथ हमें कैसे अपने रिलेशन रखने हैं। ठीक है, डिफेंस ऑब्वियसली अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन की हमें कैसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, क्या करना है। ठीक, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो अभी भी ब्रिटेन ही रखता। और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट दे दिए, हेल्थ दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया, लैंड दे दिया, पुलिस दे दिया, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए, ये सब दे दिए थोड़े से कम लेस इंपॉर्टेंट, ये उन्होंने हमें इंडिया को दे दिए थे। तो इस टाइप से हम मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे और चला रहे थे। तो ये जो सिस्टम चल रहा था इसको बोल रहे थे डोमिनियन, कि हम पार्ट थे, मतलब हम था अभी भी, मतलब अभी इंडिपेंडेंट नहीं होते कंप्लीटली, क्योंकि हम डोमिनियन बने रहे। तो कब तक? जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया, मतलब 26 जन 1950 तक हम डोमिनियन बने रहे। और पाकिस्तान का मैंने बताया कि 1956 तक बना रहता है, वो उसको कोई काम नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा बना रहा। अब सोवरेन का मीनिंग क्या था? सोवरेन का मीनिंग होता है ठीक है, सोवरेन का मीनिंग होता है कि इंडिया बीइंग एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, तो हम ना तो किसी की डिपेंडेंसी होंगे, ना ही, ठीक है, ना तो डिपेंडेंसी होंगे और ना ही डोमिनियन होंगे। ठीक है, ना डिपेंडेंसी होंगे, ना ही डोमिनियन होंगे, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने के नाते, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे। ठीक है, जिसकी अथॉरिटी जो है इन सबसे हाई अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, नो अथॉरिटी विल बी अबव इट, नो अथॉरिटी
मतलब इंडिया से बढ़ करके और कोई अथॉरिटी नहीं चलेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम ब्रिटेन को कुछ बोलेगा तो हम ब्रिटेन की बातों में आकर के, या ब्रिटेन हमारे ऊपर फोर्स डालेगा तो हम उसकी बातों में आके अपने लॉ बनाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन और इजी लैंग्वेज में देखें कि अब से, जब से हम मतलब ना डोमिनियन रह गए ना डिपेंडेंसी रह गए किसी कंट्री की, मतलब ये हुआ कि भैया अब हमारे जो भी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो भी मैटर होंगे उस पर कोई और कंट्री का इंफ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। कोई और कंट्री अगर हमें इन्फ्लुएंस करना चाहेगी तो वो इन्फ्लुएंस हम उससे नहीं होंगे। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर के कंप्लीटली क्या होंगे, सोवरेन होंगे, ठीक है, सुप्रीम होंगे। एक तरीके से अगर बोले हमारे इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर के हम सुप्रीम होंगे, ठीक। लेकिन इतना तो क्लियर है ना कि कोई भी हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल अगर कोई भी मैटर आएंगे, अब अगर हमें किसी के साथ रिलेशन रखना है कि नहीं, ब्रिटेन नहीं डिसाइड करेगा। इसके पहले जब तक डोमिनियन था तो हम देख रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट उसने अपने पास रखे थे, है ना, कि अगर हमें फॉरेन अफेयर्स में अगर हम चाहें कि रशिया के साथ हमें कैसे रिलेशन मेंटेन करना है तो वो हम नहीं देख सकते थे। वो कौन देख रहा था? ब्रिटेन देख रहा था। लेकिन क्योंकि अब हम सोवरेन है, सोवरेन का मीनिंग होता है कि भाई हम अपने, जैसे आप हैं, आप अभी सोवरेन नहीं हो, ठीक, क्योंकि आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते। आपके सोवरेनिटी का अगर एक तरीके से बोले तो अगर घर में सबसे बड़े पापा है तो पापा ही सोवरेन है कि वो जो डिसाइड करेंगे वो ही फाइनल होगा। लेकिन आप सोवरेन नहीं हो, आप अभी डोमिनियन हो कि कुछ सब्जेक्ट है जिनमें आपको इंडिपेंडेंस है कि हाँ भाई आप कोचिंग क्या करनी है, कौन सा कोर्स करना है, बीए करना है, बीई करना है, जो भी करना हो, किस कोचिंग में जाना है, क्या वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन शादी किससे करनी है ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अभी भी आपके पापा मम्मी पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि आप डोमिनियन हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप किसी के अंडर में आ रहे हो, लेकिन जब आप पापा मम्मी बन जाओगे, आप पेरेंट्स बन जाओगे, तब आप सोवरेन हो जाओगे। फिर मतलब आप अपने डिसीजन तो लोगे ही लोगे कि मेरे को किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, किसके साथ मेरे को कैसे रिलेशन रखने हैं। साथ ही साथ अपने बच्चों के जो भी डिसीजन है वो भी आप लोगे, है ना। तो आपकी अथॉरिटी सबसे अबव हो जाएगी, ठीक है, सबसे बढ़ के हो जाएगी। तो सेम चीज इंडिया के साथ भी है। इंडिया भी सोवरेन कंट्री बना, मतलब ब्रिटेन की जो हमारे ऊपर जो गुलामी तरीके से अपन कॉलोनी जो बना के हमें रखा था ना, कंप्लीट, हाँ, फुल्ली इंडिपेंडेंट, ठीक, फुल्ली इंडिपेंडेंट। मतलब कि अब किसी और कंट्री का इंफ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूं कि अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं तो अब हमें ब्रिटेन नहीं बताएगा कि आप इस कंट्री के साथ रखो या इस कंट्री के साथ मत रखो। मतलब जो हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी मैटर्स होंगे, यहां नहीं लिखा मैंने, हमारे जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी मैटर होंगे उनको कैसे हमें मेंटेन करना वो हम डिसाइड करेंगे। कोई और कंट्री हमें उसके ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता, प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये होता है सोवरेनिटी का मीनिंग, ठीक है, क्लियर है। लेकिन देखो ये चीज तो है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो दो चीजें हुई। पहली मैं मतलब कई बार क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूं, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एक ये ग्रुप होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, अराउंड 53 मेंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एक ये होती है एक चीज। सेकंड चीज होती है यूएनओ, इसको भी अपन ने डिस्कस किया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर इंडिया कब बनाया, अपन ने बताया था, याद है किसी को? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ये क्या है? सबसे पहली बात तो ये पता है कि नहीं? कोई बात नहीं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या था? एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? हाँ, जितनी वो सारी कंट्रीज जो कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रही। ब्रिटेन ने जब सबको आजाद किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हाँ, तो ब्रिटेन ने बोला कि हम चाहते हैं कि यार हम कल्चरली और एक दूसरे से अभी बाद में भी कनेक्टेड रहें, तो उसके लिए उसने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम दिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक। ये 53 मेंबर्स हैं इसमें करीब, ठीक है। तो ये ग्रुप बनाया, ठीक। तो इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया इसका मेंबर बना था 1949 में, ठीक। और यूएनओ कब आया था? यूएनओ आया था 49 है, ये 45 में, है ना। तो यूएनओ बन गया था 1945 में, और जैसे ही ये बना तो इंडिया इसका भी मेंबर बन गया। और जैसे ही यूएनओ बना तो यूएनओ के टाइम पे तो हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे, लेकिन तब भी इंडिया को उन्होंने यूएनओ का भी मेंबर बना दिया। अब देखना, अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया सोवरेन है, किसी के ऊपर किसी का मतलब कोई भी हमें अपने इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो भी डिसीजन हम लेना चाहें हम ले सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अथॉरिटी, हम जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यार ये दो नेशन है, मतलब दो ग्रुप हैं उस टाइम पर, अभी तो बहुत सारे हैं, अभी सार्क है, ठीक है, WTO है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, इसके अलावा ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, इसके अलावा हमने अभी SCO भी ज्वाइन कर लिया, अभी ऑकस आ गया, क्वाड चल रहा है, पता है ये सब क्या है ना, न्यूज में बहुत जाते हैं। ऑकस अभी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। वैसे सिमिलरली एक क्वाड चल रहा है, क्वाड में एक ग्रुप है, उसमें हाँ मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना को टैकल करने के लिए एक्चुअली, तो क्वाड में है इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 मेंबर्स हैं और चाइना को टैकल करने के लिए बेसिकली ये बनाया है ग्रुप, ठीक है। और कोई ज्यादा काम नहीं है, मेन यही चीज है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं। तो इंडिया अभी इन सबका मेंबर है, लेकिन सब तब तो उस टाइम पर इतने ज्यादा ये कुछ ग्रुप थे नहीं, 2 ही ग्रुप थे, एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और एक ये यूएनओ था, है ना।
यूएनओ की कहानी हिस्ट्री में देखेंगे अपन कि क्या था। इतना तो ये तो चीज क्लियर है ना कि क्या था। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं कि हम अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, हम जिसके साथ रिलेशन रखना चाहें, जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ये होती है सोवरेनिटी की मीनिंग। लेकिन जब इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन और यूएनओ का मेंबर बना, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब जो मेंबर्स बैठे हुए थे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने बोला कि साहब आप तो बोल रहे हो कि आप सोवरेन हो, लेकिन अगर आप इनके अंडर में आ जाओगे, इनके मेंबर बन जाओगे, तो आपकी सोवरेनिटी कहां रह जाएगी? फिर ये जो बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर यूएन सैंक्शन लगाता है तो आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसे में तो फिर आप काहे के सोवरेन रह गए? हो गई ना, सोवरेनिटी चली गई। लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने आंसर दिया और उन्होंने बोला नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर हम किसी के साथ आते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बाइंडिंग है उसके साथ, कि वो जैसे हम फ्रेंडशिप आते हैं ना, तो फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है कि हम बाइंड हो गए क्या, कि आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। गुलाम बन थोड़ी ना बन गए कि हमने कोई कमिटमेंट कर दिया, नहीं अब बिल्कुल ये क्या बोलते हैं, भीष पितामह की प्रतिज्ञा ले ली, जो बोलूंगा करके रहूंगा। ऐसा वाला तो सिस्टम रहता नहीं है। आपने कुछ बोला, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, मैंने जो बोला आपको अच्छा लगेगा आप करना। तो उन्होंने यही बोला कि ये जितने भी हम इनकी बात कर रहे हो ना, यूएनओ की या सॉरी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की, इन दोनों की अगर आप बात कर रहे हो, तो इनके डिसीजन बाइंडिंग नहीं है हमारे ऊपर, डिसीजन इनके बाइंडिंग नहीं है। अगर डिसीजन बाइंडिंग होते तो हमारी सॉवरेनिटी चली जाती। अगर वो कल के दिन बोलता है कि यार इंडिया आप एक काम करो, जैसे यूएन में आपने अक्सर सुना होगा एक ब्लू हेलमेट, ब्लू हेलमेट देखा है? नहीं सुना तो याद रखना। ब्लू हेलमेट क्या बोलते हैं, यूएन की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। यूएन की खुद की एक फोर्स होती है, पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, ठीक। यूएनओ की, हाँ, यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब जैसे हमारे यहाँ आर्मी है, नेवी है, ठीक है, एयरफोर्स है, इस टाइप की एक फोर्स होती है इनकी यूएन की। ये क्या काम करती है कि ऐसी कंट्रीज जहां पर मिलिट्री कू हो गया, या यहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस भड़क गया, कम्युनल राइट्स हो गए, और वहां की जो खुद मतलब लीडरशिप है वो उसको टैकल नहीं कर पा रही, ठीक है, ठीक है, उसको टैकल करने में, उसको मेंटेन करने में मतलब वो नहीं है, सक्षम नहीं है एक तरीके से, ठीक है। तो उन कंट्रीज को देखने के लिए, जैसे अक्सर ये चीजें होती हैं अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि बहुत गरीब है वहां के देश, तो अक्सर वहां पर कभी लड़ाई हो गई, कभी कुछ हो गई, ठीक है, या फिर कभी आपका कोई मतलब नेचुरल डिजास्टर हो गया, साइक्लोन आ गया, ड्रॉट पड़ गया, है ना, फ्लड आ गए, ये सारी चीजें हो गई। वहां की जो अथॉरिटी है वो तो गरीब है, उनके पास तो है नहीं इतने रिसोर्सेज की वो अपनी कंट्री के ये लोग जो अफेक्टेड है उनकी हेल्प कर सके। ऐसे में क्योंकि यूएन पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है ना, यूएन तो पूरे वर्ल्ड की बॉडी है, यहाँ पर सारी कंट्रीज बैठी हैं, इसलिए इनने एक फोर्स बनाई है, मतलब उस फोर्स का नाम है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। भारत, इंडिया हमारा मतलब सबसे हमेशा आगे रहता है, और बहुत सारे हमारे मतलब अभी कई लेडीज भी जाती हैं, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं मिलिट्री के ऑफिसर्स, लेडीज वो भी जाती है, विमेन ऑफिसर्स, ठीक है, और मेल तो ऑब्वियसली रहते हैं। तो बहुत सारे हमारे इंडियन आर्मी से लोग जाते हैं इस पीस कीपिंग फोर्स में काम करने के लिए, इंडिया भेजता है, और सबसे ज्यादा साइन करने वाला भी इंडिया ही कंट्री है। इस यूएन पीस कीपिंग फोर्स में ना इंडिया अपने बहुत सारे हमारे जो आर्मी के सोल्जर्स है ना उनको भेजते हैं हम लोग, कि आप वो वहां जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, तो हेल्प करने नहीं आती आर्मी, आती है, अपन देखते हैं। सिमिलरली अगर अदर कंट्रीज में होता है ना, तो भी इंडिया वहां पर भेजता है, लेकिन वो भेजता है और किस नाम से, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के नाम से, ठीक है। और ये लोग जो रहते हैं ना, तो ये एक हेलमेट लगाए रहते हैं, वो ब्लू कलर का, तो ब्लू हेलमेट, इसलिए उनको ब्लू हेलमेट भी बोलते हैं। ये अभी तक उन्होंने पूछे नहीं है, बट वो कभी भी एग्जाम में पूछेंगे कि ब्लू हेलमेट किससे रिलेटेड है, तो याद रखना ये पीस कीपिंग वाले, ठीक है, इन लोग को बोलते हैं ब्लू हेलमेट्स, ठीक। अभी मैं दिखा दूंगा यहाँ पर कैसे दिखते हैं। ब्लू हेलमेट्स लगाए रहते हैं और हेल्प करते हैं वहां पर बेसिकली लोगों की लड़ाई में जो बेचारे घायल हो गए, कुछ हो गए, या जिनको खाने के लिए नहीं, उन लोग के लिए। तो ये चीज है। तो भैया ऐसा है कि यूएन अगर कुछ हमारे ऊपर बाइंडिंग्स लगाता है, तो हम अपनी मर्जी से इनके मेंबर बने हैं, हम चाहेंगे तो हट जाएंगे। तो सोवरेनिटी का क्या मतलब है कि हमने अपनी मर्जी से डिसाइड किया था इसका मेंबर बनना, जिस दिन हमें लगेगा उस दिन हम हट जाएंगे, इनके डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो इसलिए से हम तब भी सोवरेन थे और अभी भी सोवरेन है। ये तो हो गई कंट्री की बात, बट क्या हमारे सिटीजन्स आप और हम सोवरेन हैं? आ रही है चीजें समझ में कि नहीं? थोड़ी सी वैसी टाइप की है, आ रही है कि नहीं, है ना? नोट्स में लिखा हुआ है, ये चीजें बेसिकली समझने वाली हैं, ये आपको और कहीं ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। 3 मार्क्स में कभी पूछ लेगा सोवरेनिटी का क्या मतलब है, तो लिखा हुआ है। मेन चीज है आपका काम की समझना, यहां पर मैं बता क्या रहा हूं, है ना? तो सोवरेन समझ में आया, मैंने बताया कि कंट्री हमारी सोवरेन है। क्या आप और हम सोवरेन है? अगर है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ चलो, बहुत अच्छे आंसर आपने ट्राई किया। देखो, हम सोवरेन नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे मन में जो मन में आया हम आ जाके वो करने लगे। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस बने हुए हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं कि यार हमें लगा कि जाके हमें किसी को मारना है तो जाके नहीं धड़ाधड़ देने लगे, या हमें जाके कहीं पे भी जाके बैठना है तो हम पुलिस आज नहीं, आज बोले आप एसपी साहब आप नहीं, आज मैं देखूंगा। ऐसा नहीं होता ना, या कलेक्टर साहब आप जाओ, आप मैं देखूंगा, बहुत देख लिया, हटो। क्यों? क्योंकि कुछ लॉस बने हैं, है ना, उस लॉस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं और वो बाइंडिंग है हम पर। अगर नहीं होते बाइंडिंग तो फिर हट, तू क्यों बैठा है यहाँ पे, मेरे को बैठने दे, बहुत बैठ लिया। तो ये चीजें हम नहीं कर सकते। इसलिए इंडियन जो सिटीजन्स हैं, मतलब हम सोवरेन नहीं है, बट हमारा नेशन सोवरेन है। क्लियर है? क्लियर हुआ? सोवरेनिटी वाली कहानी क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या था उसमें? हाँ, सोशलिस्टिक, है ना। मैं एक्चुअली यहां लिखने आता हूं ना, तो लिखा वही है जो वहां पर उसमें नोट्स में है, थोड़ा बहुत नहीं लिखा होगा, है ना। और इसको समझ लो, फिर मैं बता दूंगा यहां से, तो आप लोग नोट्स बनाते जाना। कितना जरूरी है मैं बोलते जाऊंगा, वो तो है ही, जो मैंने नोट्स दिए हैं। उसके अलावा एक प्रॉपर ना लिखते जाना कि सोवरेनिटी का, सोशलिस्टिक का क्या मीनिंग होता है। 2-2, 3-3, 4-4 मतलब एक आध पैरा में आए, जितने भी आए, तो कभी आपको आगे देखने के काम में आएगा, ठीक है। और अभी लिखोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं सोशलिस्टिक। दो टाइप की इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्टिक, एक होती है कैपिटलिस्टिक, ठीक है। सोशलिस्टिक वाली में क्या होता है, इसका मेन फीचर क्या होता है? कोई है यहाँ पर? हाँ, मेन अगर अपन देखें तो जो हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब हमारे बेसिकली जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर अगर कंट्रोल की हम बात करें तो इस पे किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। या अगर हम इसको दूसरे बात पर बात करें, मतलब दूसरे टर्म में बात करें, तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, या ये जो रिसोर्सेज होते हैं, इनका नेशनलाइजेशन होता है। मतलब इनके ऊपर किसकी अथॉरिटी रहेगी, किसका कंट्रोल रहेगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। ऐसी जगह पर जहां पर ये सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक सिस्टम, और यही होता है मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म। तो कोई कंट्रीज ऐसी है जहां पर अभी भी कम्युनिज्म चलता हो, ये मतलब कम्युनिस्ट सोशलिज्म चलता हो? कोई कंट्रीज वर्ल्ड में याद है कि जहां पर ये जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है? हाँ, चाइना पहले था। चाइना और रसिया, अपन ने जब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री देखा होगा, कभी सुना होगा, तो दो पोल्स बन गए थे, है ना। हाँ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया तो कैपिटलिस्टिक है, नॉर्थ कोरिया है अभी भी वहां पर मतलब अगर देखें तो कम्युनिज्म है, इसका ये का फॉर्म होता है कम्युनिज्म, ठीक है, इसको ही बोलते हैं अपन कम्युनिज्म, ठीक, सोशलिस्ट या कम्युनिज्म, ठीक है। तो ये कहां पर चलता है? मतलब वहां पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन है, इन तक इनका कंट्रोल रहेगा, गवर्नमेंट का रहेगा। ये होता है क्या? सोशलिज्म। या सोशलिस्टिक कंट्रीज में ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हमारी इंडिया में सोशलिस्टिक तो किया गया है, अडॉप्ट किया गया, हमने देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहां पे एक इंडियन ब्रांड का सोशलिज्म है। मतलब कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं हम, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। इंडिया में हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, मतलब जहां पर ये चीजें तो होंगी, मतलब इन पर प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर गवर्नमेंट का तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल होता है। मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, एग्जैक्टली हो गया, इसी को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलते हैं, ठीक है। यही है, ये आज इसको यही काय का फीचर है, यही तो मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? यही तो होती है कुछ नहीं, वही घुमा फिरा करके है वही सारी चीजें जो पड़ी हुई हैं कि भैया हमारे यहाँ गवर्नमेंट भी रहेगी, इनके ऊपर कंट्रोल करेगी, साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर प्राइवेट कंपनीज भी, उनका भी इंफ्लुएंस रहेगा, उनके हाथ में भी पावर रहेगी, ठीक है। तो ये है इंडियन, मतलब ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है हमारे यहाँ। और कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में क्या होता है कि वहां पर जो सेम चीज है, मतलब जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या जो रिसोर्सेज है, उन पर सबसे ज्यादा किसका कंट्रोल रहता है? प्राइवेट कंपनीज का। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होता है ना, करती नहीं। जैसे यूएस हो गई, साउथ कोरिया हो गई, जापान हो गया, यूके हो गया, ये सारी कैपिटलिस्टिक कंट्रीज है ना। तो यहां पर जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या रिसोर्सेज है, उनका नेशनलाइजेशन नहीं होता, उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है? जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। वो लोग इसका कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि जिसके पास एबिलिटी है,
क्या बोलते हैं नेचर में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप जाकर उनका यूज कर लो, उनको यूटिलाइज कर लो, इनमें तो वो कर लें, और जो कर लिया अच्छी बात है, जो नहीं कर पाया बैठे रहो। जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास योग्यता है, वो उनका रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, और जिनके पास नहीं है वो नहीं करे। तो कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में मेन डोमिनेशन मतलब डोमिनेट कौन करता है? प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर का रहता है। और सोशलिज्म में किसके पर कंट्रोल रहता है? और हमारी इंडिया में किसका है? दोनों का है, मिक्स्ड है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। हम देखते हैं कि जैसे बहुत सारे सेक्टर, जैसे रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट, हालांकि प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, आईआरटीसी ने पहली रेल, लेकिन अभी उतना सक्सेसफुल नहीं है, तो अपन रेलवे को इंक्लूड कर लो, है ना। गन गैरेज फैक्ट्रीज हो गई, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। यहां पर अभी भी ऐसे कुछ सेक्टर्स है जहां पर अभी भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है, जैसे स्पेस। हालांकि स्पेस में अभी नेशनल स्पेस एनएसडीएल एक कंपनी फॉर्म करी गई है, पहली प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अभी अपन अगर उनको, क्योंकि फर्स्ट कंपनी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी इतनी नहीं हुई है, मतलब इतनी ग्रो नहीं कर पाई, तो अभी हम देखें मोटे मोटे सेक्टर जैसे न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, ठीक है, एनर्जी का सेक्टर, रेलवेज हो गया, या हमारा स्पेस सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर्स ऐसे ही जहां पर अभी भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करके बैठी है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हमारा जो सोशलिज्म है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मेन जो पर्पस है वो 3 चीजों करना है। सबसे पहली बात तो क्या, किस चीज को एंड करना है? तो भैया पॉवर्टी, इसीलिए हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। फिर इग्नोरेंस, डिसीज, ठीक है, इन चीजों को खत्म करना है हमें कंट्री से, इसीलिए हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रखे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, और जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आज जो रिसोर्सेज है उनका हर किसी के पास इक्वली जो है, इक्वली तो नहीं, फिर भी मतलब हर किसी तक पहुंच जाए, उनकी पहुंच उपलब्ध हो सके, इसलिए हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो है मेंटेन करके रखे हैं। इग्नोरेंस मतलब पॉवर्टी हो गई। इग्नोरेंस मतलब जो इन लोगों को अपन एक तरीके से गरीब है ना, पिछड़े हुए हैं, उनको नहीं अपन यार अपन के पास तो कुछ ही नहीं है, तो इनको इग्नोर कर टाइप करते चलो, वो वाली चीज, ठीक। पॉवर्टी, डिसीज, इन सारी चीजों को एलिमिनेट करना है कंट्री से, इसलिए हम लोग ने इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मेंटेन करके रखा है कंट्री में, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्या है ना। सोशलिस्टिक का मतलब क्या है कि इंडिया भैया सोशलिस्टिक तो होगा, लेकिन कैसा होगा? ब्लेंड होगा, कि भैया क्या बोलते हैं हमारे यहाँ सोशलिस्टिक का मतलब फीचर्स भी देखने मिलेंगे, साथ ही साथ कैपिटलिस्टिक भी मिलेंगे, मतलब दोनों का मिक्सचर में देखने मिलेगा, या फिर अपन बोले तो मिक्स्ड इकोनॉमी। और यही बात करते थे गांधी जी और मार्क्सिज्म। मार्क्स क्या बात करता है? मार्क्स का सोशलिज्म क्या है? मार्क्स सेम चीज बात करेगा कि भैया ये क्या बोलते हैं, इनका नेशनलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कंप्लीट सोशलिज्म होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो एक काम करो, वो सबसे बोलता है जितनी भी लेबर क्लास जो भी है ना, लेबर क्लास है, एग्रेरियन क्लास है, ये सारी से खुद बोलता है कि आओ और जाके सीधे वायलेंस करो, इनको मारो पीटो और इनसे छीन लो। वो वायलेंस को ज्यादा बढ़ावा देता है मार्क्सिज्म। बट जो गांधीज्म सोशलिज्म, मतलब गांधी जी का जो सोशलिज्म है ना, वो बात करता है कि भैया देखो, लगे रहो मुन्ना भाई, देखिए उसमें नहीं देखी तो देखना, उसमें उसको गांधी जी बोलते हैं कि यार सामने वाले का हृदय परिवर्तन करो, ठीक है। उसको भाई एक काम करो, अगर वो मार रहा है ना तो एक गाल आगे कर दो, अगले में नहीं मारेगा, लेकिन वो मार देता है। मतलब यहां पर इसका मतलब ये है कि गांधी जी ये बात करते थे अपने सोशलिज्म में कि जैसे ये हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप जाके इनको मारो नहीं, क्योंकि उनने मेहनत से कमाया, तो ऐसा नहीं कि जाके उनको जाके मारने लगो और उनसे बोलो नहीं नहीं आप हमें दो, अब हमें दो, नहीं, आप उनके पास जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर देखिए आपके पास तो ऑलरेडी सारा कुछ है, आप भगवान के पास है, आप अच्छे चल रहे हो, आपकी फैमिली भी अच्छी चल रही है, लेकिन आपके पास जो एक्स्ट्रा है आप एक काम करिए, वो हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसे जाके उनका जो हृदय है ना उसको चेंज करो, उनकी फीलिंग्स चेंज करो हमारे लिए, इनसे रिक्वेस्ट के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से, इन सारे मीन से। तो वो गांधी जी का सोशलिज्म है, और वो बेसिकली यही बात करता था कि एक डेमोक्रेटिक टाइप का सोशलिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी नेशनलाइजेशन होना चाहिए और सब गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए रिसोर्सेज के ऊपर। अगर ऐसा होता तो फिर क्या हुआ था? अभी 1991 तक हमने देखा कि लगभग यही सिस्टम चलता था हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें, हम क्लोज इकोनॉमी थे, मोस्ट ऑफ द चीजों पर जो भी थी सेक्टर्स थे उन पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इनका क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि इतनी ज्यादा पावर्टी थी कि गवर्नमेंट, और करप्शन था कि गवर्नमेंट चीजें करते करते एक कंडीशन ऐसी आई कि जब हमारी कंडीशन में पहली बार, मतलब सॉरी कंट्री में पहली बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होने वाली थी, मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचा था, कि इतनी कंडीशन खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बनी सी बात है, अगर आप किसी को फ्री में दोगे ना तो उनकी आदत पड़ जाती है, फिर लोगों को मेहनत करने का मन नहीं करता, और वही सारी चीजें चल रही थी। एक तो पैसे नहीं थे, ब्रिटिशर्स ले गए थे, जो बचे को थे उससे गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि भाई हम कंटिन्यूसली स्थिति सही करें देश की, लेकिन वो हो नहीं पाई, है ना। बहुत सारे और भी मतलब वर्ल्ड में क्या चीजें चल रही थी, इश्यूज, वो अलग मैटर है, बट फिर भी एक रीजन था ये कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्लोज थी,
ठीक, हम किसी से ज्यादा बुरी चीजें नहीं कर रहे थे। ठीक, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सोशलिस्टिक मॉडल था उस टाइम पे, ज्यादा मोर सोशलिस्टिक, ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइजेशन था, बहुत कम सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती थी, बहुत कम। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज होने वाली थी इंडिया में पहली बार, लेकिन नहीं हुई। 1991 में हमने एलपीजी मॉडल लिया, है ना, और यही चीज आती कि जब एलपीजी मॉडल हमने ले लिया तो ये जो सोशलिज्म का मॉडल था वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट कंपनीज भी आने लगे, है ना। अभी जैसे अपन ने रेलवेज की बात करी कि अभी तक रेलवे सपोज जैसे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट देखती है, लेकिन अब एक कंपनी है आईआरसीटीसी जिससे हम लोग अपना रिजर्वेशन कराते हैं, उन्होंने ट्रेन चलाना शुरू कर दिया, है ना। अभी पता चले अंबानी जी की रिलायंस कंपनी है, जैसे वो दिल्ली मेट्रो ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट करने लगे। प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ रहा है ना। तो ये जो सोशलिज्म का जो नेशनल वाला जो मॉडल था कि नेशनलाइजेशन होना चाहिए सारी चीजों का, वो डाइल्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये किससे हुआ? एलपीजी जो मॉडल आया उसके बाद से थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ। मेन वापस से चले और अगर अपन देखें कि सोशलिस्टिक का मीनिंग क्या है, तो सोशलिस्टिक का मीनिंग है कि भैया बेसिक, तो अगर मोटा मोटा पहले देखें तो उसका क्या मतलब होता था कि गांधी जी ने सोशलिज्म बोला था कि नॉन वायलेंस, मतलब क्या उन्होंने सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को दोनों करके बोला था। हाँ, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ना, अपन यही बोला था उन्होंने कि ऐसा नहीं होगा कि यार जो मार्क्स बात करते थे कि यार पूरा नेशनलाइजेशन होना चाहिए और सारे रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक, और गवर्नमेंट को ही इक्विटेबली जितने भी लोग हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अक्सर अगर ऐसा होता, ये चीज अगर होती तो अपन खुद सोच के देखना कि जैसे अभी बात करते हैं कि मोदी जी ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। अगर मान लो दे दिए होते 15 लाख तो क्या करते लोग? चलो आप लोग तो समझदार हो, कुछ अच्छी चीज में इन्वेस्ट करते, लेकिन कुछ जिनको कुछ नहीं मतलब है वो उन लोगों ने 15 लाख का क्या किया होता? पी गए होते, ड्रिंक कर लिए होते, आग लगा दी होती, जुआ खेल गए होते, कुछ भी कर लेते। मतलब 15 लाख रुपए का कुछ भी कर सकते थे, इतने सारे पैसे एक साथ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो चीज तो ही नहीं। सेम चीज अगर आप मार्क्स के लेवल पे भी देखो, वो ये देख रहे थे कि यार कंडीशन वर्कर्स की इतनी ज्यादा खराब है, काम ये लोग करते हैं, लेकिन क्रेडिट सारा लेके चला जाता है कौन? कंपनी का जो ऑनर है वो लेके चला जाता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए, और उसका जो प्रॉफिट है वो सारा वही रख लेता है, थोड़ा बहुत बस इनके पास देता है। तो इसलिए उसको खराब लग रही थी चीजें, और वो जो देख रहा था उन लोगों की हालत लेबर क्लास की, इसलिए से उन्होंने बोला था कि यार अपने मतलब सोशलिज्म में उन्होंने ये बोला था कि भैया आप जाओ, बहुत हो गया ये कंपनी वालों का, आप इनको मारो पीटो और इनसे छीन के लाओ, अपना हक आप खुद ले लो, लूट लो इनको, जाकर भगाओ इनको, ये वो बोल रहे थे मेन। तो गांधी जी ने बोला कि ऐसा आप करोगे तो पूरे कंट्री में पूरे जो भी सिस्टम रहेगा पूरे अनार्की फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, ऐसे में तो लड़ाई होने लगेगी, क्या होगा, इससे कुछ मिलेगा क्या? ऐसा तो नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया ऐसा मत करो, हाँ आप ये है कि आप सीधे जो कंपनी के ओनर है आप उनके पास जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ, सत्याग्रह करो, जो वो खुद करते थे। अहमदाबाद का मिल या उनका प्रोटेस्ट हो या बहुत सारे आगे जो भी उन्होंने करा, तो उन्होंने इसी मीन को मतलब अपने फॉलो करा, और उन्होंने यही दिया कि भैया डायरेक्ट सीधे नहीं जाओ, ऐसी चीजें मत बोलो कि आप सीधे एकदम ही नेशनलाइजेशन हो, कुछ ऐसी चीजें भी रहे जहां पे गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज का भी इन्फ्लुएंस रहे। दोनों चीजें होंगी तो दोनों एक साथ आगे बढ़ती जाएंगी। आई ठीक है। तो सोशलिस्टिक का मतलब क्या है, समझ गए हमारे यहाँ? अब देखो ये जो सोशलिस्टिक वर्ड है ना, ये पहले नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहले नहीं था। जब प्रीएम्बल बनाई गई थी ना, तब सोशलिस्टिक नहीं लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम सोशलिस्टिक होंगे, लेकिन ये वैसे ही था जैसे हमारे अंदर इंसान भगवान और शैतान दोनों रहते हैं, ठीक है। आपके अंदर, सबके अंदर है, भगवान भी है और शैतान भी है। जब हम किसी को देखते हैं कि बेचारा बहुत गरीब है या किसी मुसीबत में है, और हमारी जो सिंपैथी हमारे उसके लिए आती है, या हमें कंपैशन लगता है कि यार हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए, तब हमारे अंदर का अच्छा इंसान मतलब भगवान है वो जाग जाता है। लेकिन कभी जब हम बहुत खराब हो जाते हैं, एक हमारा दूसरा फेस ही हो जाता है अलग ही, मतलब कभी जब हम कुछ करने के बाद खुद सोचते हैं कि बाप रे ये मैंने किया, तब वो कौन रहता है? होते तो हम ही है। गुस्सा आता है, समझ लो, गुस्से को समझ लो, और प्यार को, है ना, प्यार रहता है तो समझ लो भगवान है, आप ही हो। और लेकिन जब गुस्सा आता है तब भी तो आप ही हो, तब तो कोई दूसरा तो आता नहीं है। लेकिन जब गुस्सा आता है तो हम पता नहीं कैसी चीजें कर देते हैं। तो जब अगर हम बाद में सोचे तो हम ये नहीं सोचते कि यार मैंने क्या कर दिया, है ना। तो सिमिलरली चीज यहां पर थी। सोशलिस्टिक फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखेंगे ना, तो पहले से जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, फ्रेमर्स थे, उन्होंने ऐड किए थे। कैसे किए थे? जैसे डीपीएस भी डालेंगे वो, ठीक। तो डीपीएस में भी बात करेंगे कि क्या बोलते हैं, विमेन और मेंस को, मतलब इन लोगों को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, और वर्क कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ये सारे फीचर्स उन्होंने डाले थे, लेकिन उन्होंने कहीं लिखा नहीं था सोशलिस्टिक। जब इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। ये किसने डाला होगा, किसने किया होगा ये अमेंडमेंट? कौन रहा होगा प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा जी थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1946 के थ्रू सोशलिस्टिक वर्ड को ऐड किया, इसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये समझ गया कि ये ऐड हुआ था, ये पहले नहीं था हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। सोशलिस्टिक को ऐड किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस सोशलिस्टिक वर्ड को ऐड करा था इंदिरा गांधी जी ने। इसके पीछे ऐड करने के पीछे कुछ नहीं था, हम जैसे मैंने बताया कि सोशलिस्टिक फीचर्स ऑलरेडी थे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको लिख दिया बस एक पॉलिटिकल मैसेज के लिए। अब वो मैसेज क्या था? वो मैसेज कुछ नहीं था। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाके देखें तो हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, दो पोल्स में डिवाइड हो गया वर्ल्ड, ठीक है, एक कैपिटलिस्टिक एक सोशलिस्टिक। सोशलिस्टिक को लीड कर रहे थे रसिया, यूएसएसआर उस टाइम का, और कैपिटलिस्टिक को लीड कर रहा था यूएसए, ठीक है। यूएसए चाह रहा था कि जितने भी नए नए इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज है ना, ये मेरे पास आ जाए, मतलब कैपिटलिस्टिक हो जाए, और सेम चीज रसिया चाह रहा था कि नहीं ये सोशलिस्टिक हो जाए। दोनों जो भी ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी ना, अपना अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इंडिया की जो सबसे ज्यादा हेल्प की और अभी भी करता है वो यूएसएसआर था। यूएसएसआर ने इंडिया की बहुत हेल्प करी। क्या हुआ, अपन ने इसके पहले डिस्कस किया था, इंडो पाक वॉर होता है 1971 का। 1971 में एक लड़ाई होती है, ठीक है, 1971 में इंडो पाक वॉर होता है। ये क्यों हुई थी लड़ाई, याद है किसी को? ये क्यों लड़ाई क्यों हुई थी 1971 की? पाकिस्तान से हो रही है। अच्छा, ये चाइना जैसा लग रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड, बांग्लादेश। पता है, अपन ने देखा था, मैंने बताया था कि इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 फेब को। ये इसी वॉर से निकल के आया था ना, 21 तारीख को बताया था ना, है ना, कि इंटरनेशनल मदर टंग डे सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाइड। ये याद रखना, ये 21 तारीख, ये भूलना नहीं, है ना। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाया जाता है 21 फेब को। क्या हुआ था कि अपन ने देखा, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान दो पार्ट्स में बन गया था ना। ये अगर अपना इंडिया है